मित्रों नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ उसके पहले बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है तेजोमय राष्ट्र चेतना और मैं लीना महेंद्रे आपसे बात कर रही हूँ। और मित्रों, 2 दिनों से ये समाचार बार बार हमारे चैनलों पर आ रहे हैं कि कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए, कैसे उनका स्वागत हुआ, कैसे वे अपने साथ बड़े बड़े डेलीगेशन लेकर के आए और कैसे उन्होंने कई सारे हमारे साथ ट्रेड डील्स पर संबंध बनाए या सिग्नेचर्स किए इत्यादि। स्वागत है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी मैं आज बजाना चाहती हूँ और उसका कारण ये है कि ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हैं, इनके आने के बाद तुरंत ये भी डिक्लेयर हो गया कि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं वे अब भारत में आएंगी। अर्थात जो हम अपनी जो हमारी जो विदेश नीतियां थी और हम किन बातों का इंपोर्ट अलाउ करेंगे और किन बातों का इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, इसकी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सूची हुआ करती थी और उस सूची में जो जो भी मुद्दे लिखे थे, लिखित या अलिखित, उनका हर एक का एक महत्व होता था। जैसे कई वर्षों तक हमने ये कहा था कि भारत में जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में हम विदेशी लोगों का निवेश एक खास परसेंटेज से अधिक हम उसकी अनुमति नहीं देंगे। इसके पीछे कारण ये था कि अगर वह अनुमति दी जाए तो भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियां बहुत ही सरलता से टेक ओवर कर लेंगी। दूसरी जो नीति थी वो हमारी खाद्यान्न के विषय में थी कि खाद्यान्न की कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम आयात नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर के जो ट्रंप पिछले 1 महीने से भारत पर दबाव बना रहा था कि आप हमारी मकई खरीदो, आप हमारा सोयाबीन खरीदो, आप हमारे फिशरीज के प्रोडक्ट खरीदो और सबसे बड़ी बात की आप हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स खरीदो, और इन सबों के लिए भारत ने मना कर दिया था। अब विशेष करके मैं इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स मना किए गए उसके लिए मैं बहुत बहुत भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि भारत में जो वेजिटेरियनिज्म का जो एक कंसेप्ट है, शाकाहार का जो चलन है, और वह चलन समाज के कई जातियों में, कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में और कई गांवों में, गांव के गांव या गोत्र के गोत्र या एक कुल देवता के अंदर आने वाले सारे कुल, इस प्रकार से ये शाकाहार की शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और उसे वंश परंपरा के रूप में निभाते हैं। तो इस शाकाहार की पद्धति में हमारे यहाँ गाय का दूध निषिद्ध नहीं है, क्योंकि हमारी गायें या भैंसें हरे चारे पर अपना उदर निर्वाह करती हैं। उन्हें मीट अर्थात मांस इत्यादि उन्हें नहीं खिलाया जाता है। ये भी भारतीय परंपरा है। और जो अमेरिकन परंपरा है पशुपालन की, विशेष करके गोपालन की, तो पहले तो उनकी सारी गायें स्टॉल फेड होती हैं, यानी उन गायों को मुक्त रूप से घूमने के लिए नहीं दिया जाता है, उन्हें जो चारा चाहे वो चरने के लिए नहीं दिया जाता है, और उन्हें खाने में, उनके खाने में उन्हें मांसाहार खिलाया जाता है। तो फिर ऐसी गाय का दूध हमारे देश की जो शाकाहार की परंपरा है उसके लिए निषिद्ध हो जाता है। और इसीलिए
जब हमने ट्रंप के इस दबाव को हमने रोका और हमने बहुत ही खुल करके और बहुत ही एक सुदृढ़ तरीके से हमने बताया कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात नहीं करेंगे, हम आपके जो जीएम मॉडिफाइड जो मकई है या सोयाबीन है उसका हम आयात नहीं करेंगे, हम आपकी मछलियों का आयात नहीं करेंगे। तो भारत की जो जितनी भी शाकाहार निभाने वाली परंपराएं हैं, उन सारी परंपराओं ने, चाहे वो वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो बौद्ध परंपरा हो, चाहे वो जैन परंपरा हो, चाहे सिखों में भी जो कई गुट होते हैं जो कि शाकाहार का स्वीकार करते हैं, या जो बिश्नोई गुट होते हैं, और जो जैसे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय होता है, यानी किसी भी जाति का व्यक्ति हो पर यदि वह पंढरपुर की यात्रा करता है वर्ष में एक बार तो उसे वारकरी कहा जाता है। और फिर ऐसे वारकरियों में कई करीब करीब 50-60% लोग तो अवश्य ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम वारकरी के साथ साथ मालकरी भी कहते हैं, अर्थात वो एक गले में तुलसी की माला धारण करते हैं और फिर वे शाकाहारी हो जाते हैं। तो इन तमाम शाकाहारियों ने केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई दी, बहुत बहुत आभार व्यक्त किया कि आपने ऐसे जो पशु खाद्य है, विशेष करके दूध और दूध से बने जो खाद्य हैं, उनका अमेरिका से यहाँ भारत में आयात करने पर आपने मनाही कर दी, आपने उस दबाव को नकार दिया, स्वीकार नहीं किया। अब मित्रों, आज जो मैं खतरे की घंटी बजा रही हूँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, वह इसी कड़ी का एक अगला सिलसिला है। और वो क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज को भारत में शिफ्ट करेंगे, या हम उनकी ब्रांचेस भारत में खोलेंगे, या हम उन्हें भारत में बसाएंगे, सुस्थापित करेंगे। ये शब्द मेरे दिमाग में आया उसी समय, सुस्थापित। और ये क्यों आया? मित्रों, आज हम बात करते हैं स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन हमारी दो ऐसी महत्व की संस्थाएं हैं, महत्तम संस्थाएं हैं, जो महत्तम तरीके से देश की जनता को, देश की जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। ये दो संस्थाएं हैं, एक हमारी शिक्षा से संबंधित सारी संस्थाएं, जहां पर हमने एक देश के रूप में अंग्रेजी की शरणागतता को स्वीकार किया हुआ है, और इसको हम जोड़ते हैं आधुनिकता के साथ। और जो हम सनातन परंपरा से लज्जित अपने आप को महसूस करते हैं, हम इसमें लज्जा का अनुभव करते हैं कि हम सनातन परंपरा को मानते हैं, या अगर हम सनातन परंपरा को मानते भी हों तब भी हम इस बात से लज्जित होते हैं कि हम अपनी भाषाओं में बात करते हैं, हम अंग्रेजी में बात नहीं करते, या हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, या हम अंग्रेजी पर उतना ध्यान नहीं देते जो कि हमें एक शरणागत के रूप में देना चाहिए। और इस शरणागतता को हमने आज नहीं, पिछले 200 वर्षों से स्वीकारा है। जब अंग्रेज यहाँ थे तब जितने भी भारत के, जिन्हें हम उस जमाने के बुद्धिजीवी या मॉडर्निस्ट हम कह सकते हैं, सुधारवादी हम जिनको कह सकते हैं, वे सारे के सारे इस बात को स्वीकार करते थे कि हमें अंग्रेजी का स्वीकार करना होगा। अब मित्रों, मेरा अंग्रेजी भाषा से कोई वैर नहीं है, मैं भी अंग्रेजी भाषा में प्रवीण ही हूँ, और धारा प्रवाह अंग्रेजी में मैं बातें कर सकती हूँ, पूरी आयु भर किया भी है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं अंग्रेजी भाषा की शरणागत हूँ, तो मैं अवश्य कहूंगी कि कदापि नहीं, कदापि नहीं। और
कोई मुझे कितना भी कह ले कि जो आप ये पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल या आपका लेखन आप केवल मराठी हिंदी में करती हैं, इसके सिवा अगर आप इससे ऊपर उठ करके अगर आप अंग्रेजी में करें तो आप बहुत अधिक लोगों तक पहुंचेंगे। उन्हें मैं स्पष्ट रूप से मैं मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं करना है। जहाँ अत्यावश्यकता है, जहाँ मेरी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए मुझे अंग्रेजी भाषा में अपना कम्युनिकेशन देने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, वहाँ के लिए मेरी अंग्रेजी की विद्वत्ता अवश्य मैं उपयोग में लाऊंगी। लेकिन एक प्रबुद्ध समाज की तरह से अगर मैं देखूं, और समाज में जो मेरे समाज में, मेरे भारत के समाज में जो ज्ञान का विस्तार मैं देखना चाहती हूँ, वह विस्तार मेरी समझ से केवल और केवल शिक्षा संस्था में अपनी स्वदेशी भाषाओं के प्रयोग से ही हो सकता है। और जैसा कि मैंने अपने स्कूल में किया, मेरे साथ मेरे उस जमाने के हजारों लाखों विद्यार्थियों ने किया कि स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई हिंदी या मराठी या बंगाली या तेलुगु या कन्नड़ या मलयाली इन माध्यमों से की, और साथ साथ हमने अंग्रेजी भी सीखी और अंग्रेजी में भी हमने अपनी प्रवीणता को प्राप्त किया, ताकि हमें अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में हमें अपनी बात रखनी हो तो हम उसमें कमजोर ना पड़े। हम अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यवस्थित रूप से रख सकें, इतनी अंग्रेजी हमने अवश्य सीख ली और जहां आवश्यकता हुई उसका उपयोग भी किया। अब मुझे याद पड़ता है कि जो जैसे हमारी 1910 या 1925 या 1980 में जो हमारी मानसिकता थी कि हमें अंग्रेजी की शरण गए बिना न हम मॉडर्न हो सकते हैं, न हम साइंस सीख सकते हैं, न हम आगे बढ़ सकते हैं, न हमारे साइंटिस्ट कोई प्रगति कर सकते हैं। हालांकि हम बहुत बड़ाई करते हैं कि हाँ, हमारे कलाम साहब जो राष्ट्रपति हुए, उन्होंने अपनी सारी आरंभिक पढ़ाई तमिल में की थी। जो हमारे इसरो के आज के मुख्य हैं, वे भी लोकल भाषा में अपनी मातृभाषा से पढ़ करके आगे आए हैं, और हम उनके बड़प्पन को स्वीकार करते हैं, उनकी योग्यता को भी स्वीकार करते हैं, और हम कहते हैं देखो देखो अपनी भाषा में सीखने पर भी मनुष्य में योग्यता आ सकती है, इसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम मन से ये नहीं स्वीकार करते कि हम अपनी पढ़ाई अपनी भाषा में करें, क्योंकि या हम अपने व्यवहार अपनी भाषा में करें, अपना डिजिटलाइजेशन हम अपनी भाषा में करें, इसे हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने आप को अंग्रेजी भाषा का शरणागत नहीं बताया तो दुनिया हम पर हंसेगी, दुनिया हमें सनातनी कहेगी, दुनिया हमें अनसेक्युलर कहेगी, दुनिया हमें अनसाइंटिफिक कहेगी, क्योंकि इन सारे शब्दों को एकत्रित जोड़ करके देखा जाता है। आप सेक्युलर हैं तो आप साइंटिफिक हैं, आप लॉजिकल हैं, आप मॉडर्न हैं, और आप असनातनी या सनातन विरोधी भी हैं। आप दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने के लायक हैं। सारा कुछ यदि आप सेक्युलर हैं और यदि आपने अंग्रेजी भाषा की शरणागतता को स्वीकार किया है, तो ये सारा है। ये हमारी मानसिकता रही है 1830 में, जब से भारतीय शिक्षा पद्धति का हनन करके, उसे उद्ध्वस्त करके जो ब्रिटिशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली भारत में लाई, उस दिन से 1830-1840 समझ लीजिए, उस दिन से, और जो उन्होंने नीतियां बनाई कि सरकारी नौकरी आपको तभी मिल सकती है अगर आपने अंग्रेजी में, अगर आपने अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए स्कूलों में पढ़ाई की हो, यदि आपने गुरुकुल में पढ़ाई की हो, यदि आपने आयुर्वेद विद्यालयों में पढ़ाई की हो, तो आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आपको कोई डॉक्टरी की डिग्री नहीं मिल सकती, आपको डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं मिल सकता,
आपको टीचर की नौकरी नहीं मिल सकती, आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इत्यादि इत्यादि। तो जो हमारी परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, और उस ध्वस्तता का एक मुख्य बिंदु था कि हमारी पढ़ाई अंग्रेजी में हो, हमारे व्यवहार अंग्रेजी में हों, हमारी पुस्तकें अंग्रेजी में हों, और हमें वारंवार ये समझाया जाए, हमारे दिमाग में ये भूसा भरा जाए कि अगर आप अंग्रेज हैं तभी आप मॉडर्न हैं, तभी आप प्रगति के लिए सुपात्र हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती हो तो आप प्रगति के लिए, विकास के लिए आप अपात्र हैं। ये भूसा हमारे दिमाग में तब से भरा जा रहा था, और 1980-90 के दशक में ये भूसा तो इतना ठूस ठूस करके भरा गया कि 1950 से लेकर के 80 तक जितनी हमारी स्वदेशी भाषाओं में चलने वाले स्कूल्स थे, वो सारे स्कूल्स आज अति दयनीय अवस्था में हैं। और हम इस बात पर गर्व बताते हैं, हम इस बात का अभिमान रखते हैं कि देखो, हम अपनी भाषा में नहीं पढ़ते, हम जो एक वो जिसकी शरणागतता को हमने स्वीकार किया है, उस अंग्रेजी भाषा में हम पढ़ करके हम अनुग्रहित होते हैं उस भाषा के कारण। तो इस तरह का व्यवहार हम अंग्रेजी भाषा के प्रति हमने, जो कि 1950 के बाद बहुत धीमी गति से हो रहा था, 1980 के दशक में आते आते ये बहुत तीव्र गति से हो गया, और इसने हमारी शिक्षा नीति को और इतना अधिक ध्वस्त किया कि आज जब मैं स्कूलों में बच्चों की हालत देखती हूँ तो देखती हूँ कि ना उन्हें ठीक से हिंदी आती है, ना उन्हें ठीक से मराठी आती है, ना उन्हें ठीक से अंग्रेजी आती है, ना उन्हें ठीक से अपने विषयों का ज्ञान होता है। जो 1% या आधे प्रतिशत या उससे भी कम प्रतिशत में जो बच्चे 90% अंक लेकर के निकल जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर उनसे नीचे जो 99% जनता ऐसी है, बच्चे, स्कूली बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट को, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं समझा, वो समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें अंग्रेजी में समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन चूंकि अंग्रेजी की शरण में रहना ये स्टेटस का एक मापदंड है, इसलिए वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे और अंग्रेजी खाक समझते थे, तो उनके विषय भी वो खाक समझते थे। तो ये अवस्था है हमारे स्कूली बच्चों की, या जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की, या कई मामलों में हमारे शिक्षकों की, हमारे प्रोफेसरों की, जो कि 40-45 की आयु से नीचे हैं। अब मैं, कोई ये मत सोचे कि मैं उन सब का अपमान कर रही हूँ, नहीं, उनमें से कई बहुत ही अच्छे होंगे, पर उनमें से कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही हमें संतुष्टि नहीं देते कि वो हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजी की शरणागतता को भुगता है और अगली पीढ़ियों को भी वही भुगता रहे हैं। अब ये जो खतरे की घंटी मैं बोल रही हूँ, देखिए, हमारी जो विदेश नीति थी, उस नीति में जैसे मैंने गिनाया कि हम कई वर्षों तक हम एफडीआई को स्वीकार नहीं करते थे अपने शेयर मार्केट में, जो कि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं स्वीकार करते हैं, बस कुछ गिने चुने उद्योगों को छोड़ करके। हम अपने खाद्य व्यवहारों में हम अमेरिकन खाद्यान्न, जो खाद्य वे हमें बेचना चाह रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं या हमने नहीं किया। लेकिन उसी प्रकार हमने आज तक अपनी शिक्षा के लिए, हमने आज तक विदेशियों को हमारे देश में उतर करके शिक्षागत संस्थाएं चलाने की अनुमति नहीं दी थी। दो अपवाद थे। वे क्रिश्चियंस जो भारत में रह रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वे
अपने चर्च के माध्यम से वे अपनी अंग्रेजियत को फैला सकते हैं। या जो मुसलमान भारत में रह गए हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता ली हुई है, वे अपने मदरसों के माध्यम से मुस्लिमियत को या इस्लामियत को फैला सकते हैं। भले ही उससे देश को अन्य प्रकार से खतरा होता हो, लेकिन फिर भी उन पर उनका हम कभी भी विरोध नहीं, हमने आज तक नहीं किया। और आज हम जो विदेशी नागरिक हैं, जो विदेशी संस्थाएं हैं और जो विदेशी भाषा, वह भाषा जिसके प्रभाव के कारण आज हमारी पूरी जनरेशन, हमारी पूरी 2-3 पीढ़ियां समुचित शिक्षा के लिए अपात्र हो चुकी हैं, उसी भाषा की प्रवीणता को, उसी भाषा का ठप्पा देने वाली संस्थाओं को आज हम दोबारा भारत में अनुमति दे रहे हैं। तो मुझे स्मरण होता है कि किसी जमाने में मैं एक कोलंबो प्लान के तहत एक भारत सरकार की स्कॉलरशिप होती है, जिसमें सरकारी जो अधिकारी होते हैं उन्हें समय समय पर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो उसमें मेरी भी एक ट्रेनिंग हुई, ब्रिटेन में लगी। 1 वर्ष की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के दौरान जो मेरा विषय था पढ़ाई का, वो चाहे मैंने जितना पढ़ा हो, ब्रिटेन के बारे में मैंने चाहे जितना पढ़ लिया हो या जान लिया हो, या जो भी कुछ मैंने उस 1 वर्ष से मैंने प्राप्त किया, उसमें अगर मुझे कोई पूछे कि जो सबसे महत्व की बात तुमने क्या पाई, तो इसका उत्तर मैं ये दूंगी कि मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, 1988 और 89। तो तब हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था कि 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसे हम खेती या पशुपालन से जोड़ते हैं, दूसरा सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम इंडस्ट्री के नाम से, प्रोडक्शन के नाम से, प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, और एक होता है टर्शियरी सेक्टर जिसमें हम केवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और किसी भी देश की इकोनॉमी को मापने का उस जमाने का यह तरीका हुआ करता था कि आप टर्शियरी सेक्टर में कितनी अधिक आपका निवेश है, वहां से आप कितनी अधिक कमाई करते हैं, उसकी तुलना में सेकेंडरी जो सेक्टर था हमारा, उसको हम कम जोखते थे, और जो हमारा कृषि का क्षेत्र है उसे हम सबसे निम्न हमने रखा हुआ था। अब ये हमने नहीं रखा था, मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व समुदाय ने इस तरह से अपने मापदंड बनाए थे, विकास के मापदंड, और हमने एक देश के रूप में इसे स्वीकार किया था। तो कृषि जो है वो निम्नतर स्तर पर थी, सेकेंडरी सेक्टर में हमारे उद्योग आते थे, और टर्शियरी सेक्टर में हमारी सर्विसेज आते थे। तो और इकोनॉमिक्स कभी मेरा विषय पहले रहा नहीं, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि जो कोर्स करने में गई थी उसके लिए मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ा या पढ़ना आवश्यक था। तो मैंने तब इकोनॉमिक्स को सही अर्थों में समझना आरंभ किया, और जो सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में आई उस 1 वर्ष के दौरान, वो ये थी कि भले ही हमें विश्व स्तर पर ये बताया जाता हो या समझाया जाता हो कि यही 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन एक चौथे सेक्टर की बात छिपा करके रखी जाती है हमसे, जो कि एक दुनिया को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और वो चौथा सेक्टर अगर कोई है तो वो है एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बात मैंने तब समझी थी, और मुझे याद आता है कि जब यहाँ जिस कार्यालय से मैं गई थी अपनी पढ़ाई के लिए, तो इस कार्यालय के लोग कभी कभी मेरे से फोन पर बात करते थे या कभी पत्र व्यवहार होता था, तो मैं उन्हें ये बताया करती थी कि देखो यहाँ आकर के मेरी ये समझ में आई बात कि जो हमें बताया जाता है
कि 3 सेक्टर्स होते हैं प्रगति के लिए, विकास के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन नहीं, विकास के लिए जो सही मायने में जो जो जिसे हम कुंजी कहेंगे विकास की, वो सेक्टर इन तीनों में से कोई नहीं है। वो सेक्टर है शिक्षा और रिसर्च। तो वो 88 की बात तब से मेरे मन में घर करके बैठी हुई, और तब से मैंने ये अधिक आग्रह से कहना शुरू किया कि हमारे देश की शिक्षा को सुधारना हो, हमारे देश के बच्चों को प्रगल्भ बनाना हो, विद्यावान बनाना हो, मेधावान बनाना हो, मेधावी बनाना हो, तेजस्वी बनाना हो, तो हमारी शिक्षा मातृभाषा में ही करने की आवश्यकता है। भले ही वो हम एआई के सेक्टर की बात क्यों न करें, सैटेलाइट सेक्टर की बात क्यों न करें, रॉकेटरी की बात क्यों न करें, पर वो सारी पढ़ाई हमें अपनी भाषा में ही करना अत्यावश्यक है। तभी हमारी जनता, हमारी जनसंख्या, हमारे युवा, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो प्रगल्भ होना चाहिए, विद्यावान होना चाहिए, वो तभी संभव है अगर हम शिक्षा में अपनी भाषाओं को लाएंगे और शिक्षा नाम के उद्योग पर हम अधिक ध्यान देंगे, जो कि आज भी हमारे देश में नहीं होता है। हमारे देश का बजट जो है वो करीब 2, 3, 4, 5% ही केवल हम शिक्षा पर समर्पित करते हैं। तो जैसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि गरीबी में आटा गीला जिसको कहा जाता है, कि एक तो ऐसे ही हमारे देश में शिक्षा के लिए बजट बहुत कम है। हजारों स्कूलों में अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, एकल स्कूल चल रहे हैं, यानी एक शिक्षक के बल पर पूरा स्कूल चल रहा है। अंग्रेजी ना आने की वजह से विद्यार्थियों को कोई शिक्षा की कोई समझ नहीं उत्पन्न हो रही है, उन्हें शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। ये सारी अव्यवस्थाएं हैं, और उसके साथ साथ अंग्रेजी के प्रति जो हमारा अंग्रेजी भाषा के प्रति, यानी हम अपनी शिक्षा अपनी भाषा में ना करें, अंग्रेजी में करें, ताकि हमें इंग्लैंड, अमेरिका में जाने का मौका मिले और हम वहाँ जाएं और हम अच्छी कमाई करें और हम स्वर्ग को पा लें। यह भावना रखने के कारण जो 1980 के बाद हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस थे, 1980 के दशक के बाद उन्होंने एक एक करके हर एक राज्य में उन्होंने, जो हमारे पॉलिटिकल नेतागण थे, उन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई जो कि अंग्रेजी में पढ़ाई की व्यवस्था देती थी, अंग्रेजी में शिक्षा की व्यवस्था करती थी और लोगों को बताती थी कि आओ हमने तुम्हारे लिए ये अंग्रेजी माध्यम की पाठशाला या स्कूल या कॉलेज या जो भी कुछ ये खोला हुआ है, ताकि तुम स्वर्ग में जा सको। स्वर्ग मतलब वो वाला स्वर्ग, ऊपर वाला नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड वाला जो स्वर्ग है। तो स्वर्ग जाने का लालच दे करके आज कई बार मैं देखती हूँ कि हम थोड़ा सा मजाक करके कहते हैं कि हाँ, इस्लामी लोग स्वर्ग के 72 हुरों की कामना करते हैं। तो भाई हम हिंदू लोग भी क्या कर रहे हैं, हम भी तो उस अमेरिका और ब्रिटेन के स्वर्ग की ही कामना कर रहे हैं। तो उन पर हंसने का हमें क्या अधिकार है? लेकिन हमारे 80 के दशक के जो हमारे राजनेता थे, उन्होंने देखा कि अरे ये हमारे देश के लोगों को मूर्ख बना करके पैसा बटोरने की सबसे अच्छी नीति है कि हम उन्हें कहें कि चलो चलो स्वर्ग की यात्रा पर चलो, निकल पड़ो और उस स्वर्ग की यात्रा जाने के लिए हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारी शिक्षा संस्था में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करो। तो एक तो लंबा दौर उनका चला, जो आज भी चल ही रहा है, जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बंटाढार किया हुआ है। और अब ये अंग्रेजी की शरणागत को और भी अधिक दृढ़ करने के लिए
हमने अपनी विदेश नीति में, या चाहे किसी दबाव के अंतर्गत हो, हमने ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को अपने देश में आमंत्रित कर लिया है। आ बैल मुझे मार, ये मैं खतरे की घंटी समझती हूँ। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रगति का, विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। भाई, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मेरे मन में जो बात थी वो हमने आपके सामने रख दी, बाकी विचार आप स्वयं करें। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।